हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम बात करेंगे सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के बारे में। ये आपके सर्वाइकल स्पाइन जो कि आपके गर्दन में स्थित है, आपके नेक में का स्पाइन है, उसकी बीमारी के बारे में हम बात करेंगे। ये एक बहुत ही कॉमन कंडीशन है आजकल। वैसे तो ये एज रिलेटेड डिजीज़ हुआ करती थी कि 60 ईयर्स से जो ज़्यादा एज के लोग हैं उनमें ये कॉमनली पाया जाता था, लेकिन हमने अपनी लाइफस्टाइल ऐसी कर ली है कि यंग पेशेंट इवन 30 ईयर्स के लोगों में भी आजकल सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस एक आम समस्या हो गई है। तो आज इस वीडियो के थ्रू हम जानेंगे इसके क्या क्या कॉजेज़ है, इसके रिस्क फैक्टर पे कौन कौन लोग आते हैं, किन लोगों को सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है, इसके सिम्टम्स क्या क्या है और इससे आप कैसे बच सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए देख लेते हैं इसके कॉजेज़। सबसे पहले कॉजेज़ है एज फैक्टर। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती रहती है वैसे वैसे आपके सर्वाइकल स्पाइन के बोन्स का, कार्टिलेज का, इसका वियर एंड टियर होता रहता है, घिसते रहते हैं और डीजेनरेट होते रहते हैं। तो इसी का एक बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म क्या हो जाता है, बोनी स्पर्स हो जाते हैं, मतलब हड्डी की ओवरग्रोथ हो जाती है। और ये एक बॉडी का डिफेंस ही है, क्योंकि बॉडी को भाई स्पाइन को स्ट्रॉन्ग बनाना है तो हड्डी की ग्रोथ होने लगती है। अब ये जो नई हड्डी बन रही है वो क्या करती है, आपके जो भी नर्व है, स्पाइनल कॉर्ड है, इसको कंप्रेस करती है और जब भी वो दबाएगी तब आपको सर्वाइकल का पेन होगा। दूसरा कॉज है डिहाइड्रेटेड स्पाइनल डिस्क। इसमें क्या होता है कि आपकी हड्डियों के बीच में, स्पाइनल बोन के बीच में क्या होता है कि एक जेल होता है। ये जेल क्या करता है, कुशन प्रोवाइड करता है, शॉक एब्जॉर्ब करता है। जब भी आपका कोई इंजरी होती है या कोई झटका लगता है तो ये शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे ये जेल सूखता जाता है और जब ये जेल सूख जाता है तो दो हड्डियों के बीच में फ्रिक्शन होता है, घर्षण होता है, जिसकी वजह से आपको पेन होता है। तीसरा कॉज है हर्निएटेड डिस्क। इसमें क्या होता है कि जो आपका स्पाइनल डिस्क के अंदर कोई जो जेल है वो बाहर आ जाता है। वो कैसे बाहर आ जाता है कि या तो आपकी बोन्स ही वीक है तो उसमें कोई क्रैक आ गया है, या कोई इंजरी हो गई तो उसमें क्रैक आ गया और उसके बाद वो जो जेल है वो बाहर आ जाता है। और जब भी वो बाहर आता है तो इतना डेंस नेटवर्क होता है आपके नर्व्स का, वो किसी ना किसी नर्व को प्रेस करता है, जिसकी वजह से आपको पेन होना स्टार्ट हो जाता है। लिगामेंट स्टिफनेस की, लिगामेंट्स आपकी दो बोन्स को जोड़ता है, तो जब भी ये स्टिफ हो जाता है, मतलब इसमें और ज़्यादा अकड़न आ जाती है, तो आपके मूवमेंट्स, जो भी आपके नेक के मूवमेंट्स है वो डिफ़िकल्ट हो जाते हैं। और कई बार आपने नोट किया होगा कि हल्का सा गर्दन मोड़ने पर भी बहुत तेज़ दर्द होता है, क्योंकि आपके लिगामेंट स्टिफ हो जाते हैं, तो उसकी वजह से ये दर्द होता है। उसके बाद बात आती है इंजरी की। अगर आपने कोई ऐसा स्पोर्ट्स किया है या आपका कोई एक्सीडेंट हुआ है जिससे कि आपकी नेक की इंजरी हो गई हो, तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस होने के आपके चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं। और लास्ट में जो सबसे मेन कॉज है जो आज हम डिस्कस करेंगे वो है ओवर यूज़। ओवर यूज़ मतलब जो नॉर्मल यूज़ है उससे ज़्यादा यूज़ होना। ये आपकी लाइफस्टाइल का देन है। बाकी जितनी भी चीज़ें थी वो एज के साथ साथ, और लाइफस्टाइल पर भी डिपेंड करती है, बट एज के साथ साथ भी हो जाती है। लेकिन ओवर यूज़ करना, घंटों एक ही जगह बैठे रहना, एक ही पोस्चर पे बैठे रहना, कंटिन्यूसली स्क्रीन को देखना, विदाउट ब्रेक लगातार घंटों काम करना, ये सब आपके रिस्पॉन्सिबल है सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के लिए। यही रीज़न है, इसी को हम कहते हैं कि ओवर यूज़ ऑफ सर्वाइकल स्पाइन। बात करें कि किन किन लोगों में सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस होने के चांसेस ज़्यादा है, तो सबसे पहला तो एज है। जितनी एज ज़्यादा होगी उतने चांसेस ज़्यादा है। दूसरा इंजरी है, अगर आपको किसी इंजरी की हिस्ट्री है तो चांसेस बढ़ जाते हैं। तीसरा ओवर यूज़ है। और चौथा और पांचवा जो है वो बहुत ही कॉमन है, वो हर किसी बीमारी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो है स्मोकिंग एंड ओवरवेट। जी हाँ, स्मोकिंग होना और ओबीज होना दोनों ही आपके सर्वाइकल स्पाइन के हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, और इससे भी स्पॉन्डिलोसिस होने के चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं। अगर सिम्टम्स की बात करें तो सिम्टम्स इनिशियल पीरियड में काफ़ी वीक सिम्टम्स है, जिसको कि हम नॉर्मल गर्दन के दर्द को समझकर इग्नोर कर देते हैं। जैसे कि कंधों में दर्द रहना, शोल्डर ब्लेड में पेन रहना, नेक में ऑब्वियसली पेन रहना, सर के पीछे की तरफ पेन रहना, और बाकी हाथों में, फिंगर्स में जब एडवांस स्टेज होता रहता है तो हाथों में, फिंगर में भी पेन रेडिएट करता है। साथ में हाथों में, फिंगर में सुन्नपन होना, मसल का वीक होना। बहुत लोग आते हैं कि हमें कोई ग्रिप नहीं बन पा रही या हम लिख नहीं पा रहे सही से, थोड़ी देर ज़्यादा काम कर लिया तो हाथ एकदम सुन्न हो जाता है, सो जाता है हाथ बार बार। तो ये सारे जो कंप्लेंट्स है वो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की तरफ इशारा करते हैं, क्योंकि आपके नर्व जब कंप्रेस हो गए तो आपके जितने भी फाइन मूवमेंट्स है, लिखना हो गया, पकड़ना हो गया, ये सब हैम्पर होंगे।
की जहाँ तक बात है तो हमारा सबसे पहला एम यही होता है कि पेशेंट का पेन कम हो जाए और कोई भी परमानेंट डैमेज को रोका जाए। तो इसका ट्रीटमेंट दोनों है, मेडिसिन से भी है, फिजिकल थेरेपी फिजियोथेरेपी से भी है और योगा के भी इसमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के ट्रीटमेंट में पेन को रिड्यूस करने में योगा का, फिजियोथेरेपी का बहुत ज़्यादा रोल है एज़ कम्पेयर टू मेडिसिन। तो इसके प्रिवेंशन की बात कर लेते हैं। प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज़ बेटर देन क्योर। तो अगर आप भी किसी ऐसी जॉब में हैं जहाँ पे आपको घंटों एक ही जगह बैठे रहना पड़ता है, आप पोस्चर भी चेंज नहीं कर पाते अपना, तो आपके लिए ये प्रिवेंशन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके चांसेस बढ़ जाते हैं फ्यूचर में सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस होने कि आपको अपना पोस्चर ठीक करना है। जब भी बैठे आप सीधे बैठे, कोशिश करें आपका डेस्कटॉप, लैपटॉप, जो भी आप काम कर रहे हैं वो आपके आई लेवल पे हो। जितना आप गर्दन झुका के काम करेंगे उतना ही ज़्यादा आपके चांसेस बढ़ जाएंगे सीएस होने के। तो जो भी है अपना पोस्चर सही से मेंटेन कीजिए, सीधे बैठ के काम कीजिए, लेट के तो बिल्कुल काम मत कीजिए। साथ ही जो स्टूडेंट्स हैं वो भी कोशिश करें कि टेबल चेयर पर बैठकर ही पढ़ाई करें और सीधे बैठ के पढ़ाई करें। एक्टिव रहना पड़ेगा, जितना ज़्यादा फिज़िकली एक्टिव रहेंगे उतने ही चांसेस कम है स्टिफनेस होने के या पेन होने के चांसेस कम है। तो फिज़िकली एक्टिव रहिए, घंटों एक जगह पर मत बैठे रहिए। आई नो इट्स ईजियर सेड देन डन, बट फिर भी कोशिश कीजिए कि छोटे छोटे ब्रेक्स ले आप काम के बीच में, उठे, अपने गर्दन की मूवमेंट्स करें, वॉक करें, पानी पिए, पोस्चर को चेंज करें। तो जितना ज़्यादा आप इसको फॉलो करेंगे, हर 30 मिनट्स, 1 आवर तो बहुत ज़्यादा ड्यूरेशन है, कोशिश कीजिए कि हर आधे घंटे बाद आप थोड़ा सा अपने चेयर से खड़े हो जाए, जिससे कि नेक को भी थोड़ा आराम। अगर आप कोई स्पोर्ट्स खेलते हैं या कोई रिक्रिएशनल एक्टिविटी ऐसी कर रहे हैं जिसमें नेक इंजरी होने के चांसेस ज़्यादा है, तो उसको पूरी तरह से उसके सेफ्टी मेजर्स को फॉलो कीजिए। लास्ट में अपनी डाइट को एडिक्वेट रखिए, अपनी डाइट अच्छी रखिए, क्योंकि ये भी एक जॉइंट का ही डिसऑर्डर है। जितनी वीक आपकी जॉइंट्स होंगी उतना ही ज़्यादा असर आपके सर्वाइकल स्पाइन पर भी पड़ेगा। तो अपनी डाइट में विटामिन डी को इंक्लूड कीजिए, अपनी डाइट में कैल्शियम इंक्लूड कीजिए, अपनी डाइट में प्रोटीन इंक्लूड कीजिए। विटामिन डी और कैल्शियम बहुत ही ज़रूरी है हड्डियों को मजबूत करने के लिए। विटामिन डी और कैल्शियम के सोर्सेज के ऊपर मैंने वीडियोस पहले ही बना रखी है, आप चैनल में जाके उसको चेक कर सकते हैं। साथ ही मैं उसको फर्स्ट कमेंट में भी पिन कर दूंगी, जिससे कि आप उससे देख सकते हैं कि विटामिन डी और कैल्शियम के क्या क्या अच्छे सोर्सेज हैं। जस्ट टू द एंड ऑफ द वीडियो, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। टिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी।